खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से और प्रोग्राम आप देख रहे हैं जी सलाम जेके। मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक गौहर। फरवरी की 22 तारीख सन 2025। उम्मीद है कि सुबह आप बखैरियत होंगे। हफ्ते का दिन है तो आप चाय की चुस्कियाँ ले लीजिएगा, वीकेंड को एंजॉय भी कीजिएगा। लेकिन हम आपके सामने जब आए हैं तो हम आपको खबर बताएंगे, तज्जिया करेंगे, तबसरा करेंगे। हालात वाक़ात सिर्फ जम्मू कश्मीर के नहीं बल्कि आलम दुनिया के भी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। आखिरी 10 से 15 मिनट का वक्त होगा जब हमारी फ़ोन लाइन्स खुलेंगी, आप कॉल करेंगे, अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। हुकूमती इदारों तक और हुकूमत के कानून तक अपने मसाइल को पहुँचाने का एक बेहतरीन मौका है। घर बैठे आप कॉल करें इस उम्मीद के साथ कि इदारे आपकी आवाज़ और मामलात को सुनकर मसले का हल किसी न किसी तरीके से निकालें। तो ये तय फॉर्मेट रहता है हर दिन सुबह सुबह जब आपके सामने आते हैं। और आपको ये भी गोश गुजार करें कि इस प्रोग्राम को आप सिर्फ टेलीविजन चैनल पर नहीं देख सकते बल्कि हमारी राब्ता साइट यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर भी आप इस प्रोग्राम को बराह रास्त इस वक्त देख रहे हैं, जहां पर आप खबर पढ़ते भी हैं और हमारे तबसरे के साथ आप ज्वाइन भी करते हैं आपके फीडबैक के ज़रिए से। तो ये राब्ता ऑफलाइन ऑनलाइन वाला जब आप हमारे साथ राब्ते में रहते हैं, और वो राब्ता जब आप लाइव ब्रॉडकास्ट में हमारे साथ ज्वाइन करेंगे फ़ोन लाइन्स के ज़रिए से, तो ये सारी चीज़ें आपकी और हमारे रिश्ते को और मजबूत बनाती है। मुझे उम्मीद है कि आज भी आप अपना प्यार इसी तरीके के साथ हमारे साथ बांटते रहेंगे। फिलहाल प्रोग्राम का तय फॉर्मेट है और तय फॉर्मेट के हिसाब से सबसे पहले हिस्ट्री के किताब को खंगालते हैं। आज क्या कुछ हो चुका है, फटाफट से कुछ अहम तरीन वाक़ात आपके सामने रखेंगे। मेरे साथी आसिफ रशीद इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, इस्तकबाल, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आसिफ रशीद आपके साथ 8:37 हुआ चाहते हैं। हमारा और आपका साथ 10 बजे तक रहने वाला है। हफ्ते का दिन, प्रोग्राम की शुरुआत एक नए सेगमेंट या स्पेशल सेगमेंट आप कह लीजिए जिसके साथ हमेशा हम करते हैं हिस्ट्री ऑफ द डे। सबसे पहले ये बताने के लिए होता है कि आज के दिन माजी में कौन से वाक़यात जो सर फहरिस्त हैं। तो हिंदुस्तान और आलमी तारीख में चंद वाक़यात हैं, ज़रा आपके सामने आज के दिन के मुनासबत से रखते चले। 22 फरवरी आज का दिन 1746 में जब फ्रांसीसी फौज ने बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स पर मुकम्मल तौर पर कब्जा कर लिया था। और यही सदी थी, 1775 साल था। यूरोपीय मुल्क पोलैंड की राजधानी वारसा के इलाकों से यहूदियों को निकालने का फैसला हुकूमती सतह पर आज के दिन हुआ और जुल्म तशद्दुद के खिलाफ बाद में जाकर कई तरह की प्रोग्राम्स और तहरीक भी शुरू हुई। 1860 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को जहां पहली बार बाकायदा तौर पर बेसबॉल मैच का इनेकाद हुआ। दौरे हाजिर में जो आप मगरबी ममालिक के अंदर इस खेल को देखते हैं, शुरुआत दरअसल आज ही के दिन हुई थी। 1944 में आज के दिन महात्मा गांधी की अहलिया कस्तूरबा गांधी का जेल के अंदर आज के दिन इंतकाल हुआ। और कहा जाता है कि जुल्म तशद्दुद के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने वाली कस्तूरबा गांधी, जिनने जेल के अंदर ही आखिरी सांस ली, आज उनकी भी बरसी है। 1980 में इसराइल ने पाउंड की जगह नई करेंसी शेकल को आज के दिन अपनाया, जो मौजूदा वक्त में इसराइल की करेंसी मुल्क के अंदर चलती है। आज से तकरीबन 27 बरस कबल 1998 में जापान के नागानो शहर में 18वें ओलंपिक खेलों का इख्तिताम हुआ। फरवरी की 22 तारीख थी, साल 2011 था जब न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च शहर में तबाहकुन ज़ल्ज़ला आया। 181 अफराद की मौत हुई इस शहर के अंदर। 2005 में ईरान के जनूबी इलाका करमान सूबे में भी भयानक ज़ल्ज़ला आया। 512 लोगों की हलाकत की तस्दीक आज के दिन की गई। साल था 1935 जब अमरीकी सदारती महल व्हाइट हाउस पर से तैयारों का गुजरना ममनू करार दिया गया और वो सिलसिला आज तक चलता है। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर व्हाइट हाउस के ऊपर से किसी भी जहाज को जाने की इजाज़त नहीं होती, लेकिन आसपास गर्दिश सिर्फ सदर के जहाज की होती है। 1968 में शेख मुजीबुर रहमान को आज ही के दिन अगरतला साजिश के मुकदमे से बरी करने का फैसला अदालत ने सुनाया। 1980 में अफगानिस्तान में मार्शल लॉ का नफाज अमल में आया। ये वो वक्त था जब सोवियत यूनियन के साथ तालिबान या मकामी जो शहरी थे वो लड़ रहे थे, एक तवील जंग से गुजर रहे थे जो बाद में बिलाखिर 2002, 2005 और 2020 तक पहुंच गई। 1980 में मार्शल लॉ का नफाज आज के दिन ही हुआ था। इसके अलावा 1885 में मुजाहिद आज़ादी जितेंद्र मोहन सेन गुप्ता की पैदाइश आज के दिन हुई। उनकी जो खिदमात मुल्क के अंदर रही हैं या जो हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा करने के लिए जो कोशिशें उनकी तरफ से हुई, उनको सराहा जाता है। आज के दिन यह अहम तरीन शख्सियत इस दुनिया में तशरीफ़ लाई थी। तो ये हिस्ट्री ऑफ द डे में चंद बड़ी बातें या अहम तरीन वाक़यात आपके सामने फॉर्मेट के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। इससे पहले मकामी खबरों पर आएँ। सबसे पहले बाकी दुनिया के हिस्सों में क्या कुछ हो रहा है ज़रा वो आपको बताते चलें और शुरुआत प्रोग्राम की मशरक़ वस्ता की खबर के साथ। इशफाक।
चलिए जनाब, मशरिकी वस्ता की खबर इंतहाई अहम है क्योंकि अहम तरीन इजलास रियाद के अंदर हुआ है और सऊदी अरब के वली अहद और शहजादे की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर इस इजलास की मेज़बानी भी की गई है। यह इजलास उस पस मंज़र में बड़ा इंपॉर्टेंट है जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का इसराइल को लेकर एक अहम तरीन बयान आया था, जिसके बाद अरब मुल्कों का एक अहम तरीन इजलास रियाद में मुनक़िद हुआ है। गज़ा के मुस्तक़बिल और बहाली के लिए मुश्तरका मनसूबे तैयार करने से मुतल्लिक इस इजलास को तलब किया गया था। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने गज़ा के मुस्तक़बिल के हवाले से रियाद में 7 अरब मुल्कों के इजलास की मेज़बानी की है। अरब रहनुमाओं ने डोनाल्ड ट्रंप की तजवीज़ को सख्ती के साथ मुस्तरद कर दिया है। बड़ी खबर कि 7 अरब मुल्कों का इजलास हुआ, मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से मेज़बानी की गई और बाद में जो एलानिया जारी कर दिया उसमें अरब रहनुमाओं ने डोनाल्ड ट्रंप की तजवीज़ को सख्ती के साथ मुस्तरद कर दिया है। इजलास में उर्दन के शाह अब्दुल्ला दौम, मिस्र के सदर अब्दुल्ला फातिह, कतर के अमीर शेख तमीम, मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद और उसके अलावा वली अहद सलमान बिन हमद अल खलीफा ने शिरकत की है। रियाद में होने वाले ये इजलास में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के उस मंसूबे का जवाब तैयार किया गया जो डोनाल्ड ट्रंप गज़ा के कंट्रोल और गज़ा को ख़रीदने और गज़ा को रियासती दर्जा, अमरीकी रियासती दर्जा देने के जो बयानात आए थे, उस पस मंज़र में फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली को रोकने के लिए इस इजलास को तलब किया गया था। और मुश्तरका तौर पर रियाद में जब ये इजलास मुनक़िद हुआ उसमें यह फ़ैसला लिया गया कि फ़लस्तीनियों की बाज़ाबातकारी का मामला फ़लस्तीन के अंदर ही होगा और फ़लस्तीन के बाहर जो ख्वाब देखा जा रहा है कि उनको बाहर निकाला जाए, जबरी उनकी बेदखली की जाएगी, ये किसी भी कीमत पर अरब दुनिया को काबिल कबूल नहीं होगा। और इस ज़िमन में सबसे बड़ी पहल सऊदी अरब की तरफ से की गई है, जहां पर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने गज़ा के मुस्तक़बिल के हवाले से रियाद में 7 अरब मुल्कों के इस इजलास की मेज़बानी करते हुए एलानिया रात देर जारी कर दिया है। चलिए, सऊदी अरब के हवाले से एक खबर थी, लेकिन जब इस मंसूबे की बात हो रही तो ज़रा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान जिसमें उन्होंने वजाहत करने की कोशिश अपने इसी मंसूबे की जिसमें पूरी दुनिया के अंदर मुखालफत हो रही है, वो बयान ज़रा आपके सामने रखें। हालांकि मुसलसल वो कह रहे थे कि गज़ा के अंदर आइंदा की मुस्तक़बिल जो हिकमत अमली है मुस्तक़बिल की वो क्या होगी, उस पर बात कर रहे थे, लेकिन कहा कि इस मंसूबे को ज़बरदस्ती मुसल्लत नहीं करूंगा। गज़ा पट्टी के मंसूबे पर ट्रंप के मुताबिक मौजूदा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए फैसले होंगे और डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया कि उनका गज़ा पट्टी पर कब्जे का मंसूबा वाकई कारगर साबित होगा, यानी वो जो अब तक कह रहे थे वो उनके मुताबिक वो करके रहेंगे। लेकिन ये कहा कि ज़बरदस्ती इस मंसूबे के तहत गज़ा पट्टी के अंदर काम नहीं होगा, हो सकता है कि मनफी नताइज से उनको आगाह कर दिया गया हो। साथ साथ एक खुसूसी इंटरव्यू के दौरान सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि यही वो मंसूबा है जो हकीकत में कारगर है, सूदमंद साबित होगा, लेकिन अमेरिका या सदर ट्रंप के मुताबिक वो इसे जबरदस्ती मुसल्लत नहीं कर रहे, उनके मुताबिक वो सिर्फ इसको तजवीज़ कर रहे हैं, जिसका मतलब यह है कि प्रपोजल जो दिया गया बात कुछ और है, शायद निशाना कहीं और लगाने की कोशिश हुई। और ट्रंप ने उर्दन और मिस्र की जानिब से उन तजवीज़ की मुखालफत पर हैरत का भी इजहार किया और कहा कि हम उर्दन और मिस्र को सालाना अरबों डॉलर देते हैं, मुझे उनके रद्द-ए-अमल पर थोड़ी हैरत हुई है। एहसान भी जतलाया गया। दूसरी तरफ जब अरब ममालिक मुसलसल इजलास कर रहे हैं तो फिर जब इस मंसूबे को मुस्तरद किया जा रहा है, ठुकराया जा रहा है, शदीद नुक्ताचीनी या बरहमी का इजहार किया जा रहा है, उस पर उन्होंने कहा कि मुझे हैरत है कि हमसे अरबों डॉलर लेते हैं, लेकिन जब हमारी एक बात मंसूबे के हवाले से या तजवीज़ को लेकर हमारी तरफ से की गई तो उस पर उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया और मंसूबे को ठुकराया भी। साथ साथ ये भी कहते हैं कि गज़ा के अवाम को इंतखाब का मौका दिया जाए ताकि वो गज़ा में अगर रहना चाहते हैं या किसी अच्छी जगह मुंतकिल होना चाहते हैं तो वो गज़ा से चले जाएंगे। पहले ये बयान नहीं दिया जाता था, ये नई लाइन उन्होंने ऐड की है कि एक तो उनको हैरानी हुई गज़ा और उर्दन जिनके यानी जॉर्डन और मिस्र पर वो जो कह रहे थे, दबाव डाल रहे थे कि यहाँ से अगर शहरी निकलते हैं तो वो कहाँ रहेंगे। उन दो ममालिक की तरफ से ज़बरदस्त मुखालफत इस मंसूबे की गई, उस पर हैरत का इजहार सदर ट्रंप की जानिब से।
कि हम अरबों डॉलर सालाना दे रहे हैं, लेकिन जो रद्दमल वहां से आया उस पर उन्हें थोड़ी हैरानगी हुई है। दूसरी बात कि गजा के शहरियों को, मकामी लोगों को या फलस्तीनियों को अपनी राय कायम करने का या इंतखाब का हक दिया जाना चाहिए, जिसमें वो डिसाइड करें कि आया वो गजा के अंदर रहना चाहते हैं या गजा से बाहर। ये नई लाइन इस मंसूबे में उन्होंने टच की है, लेकिन इन सब नई हो या पुरानी लाइन हो, किसी भी तरीके से इस मंसूबे को कबूल करने के लिए आलमी दुनिया या फिर जो मुख्तलिफ ममालिक हैं वो कबूल करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। चलिए जनाब, इसके बाद आते हैं जी एक और अहम और बड़ी खबर की, और ये खबर अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है, क्योंकि आपको याद होगा कि हसन नसरुल्लाह वो अमरीकी हमले में मारे गए थे। उसके बाद उनका तदफीन की भी खबरें आई थी, लेकिन हुकूमती सतह पर अब यह साफ कर दिया था कि इज्तिमाई तौर पर 23 फरवरी को बाज़ाब्ता तौर पर तदफीन किया जाएगा। खबर सामने आने के बाद कि हसन नसरुल्लाह की अवामी इज्तिमा में तदफीन होगी। बगदाद से बेरूत की परवाज़ों की तमाम टिकटें जो है वो फ़रोख्त हो गई है, यानी बेरूत जाने वाले लोगों की तादाद हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है। और एयर ट्रैफिक कंट्रोल मैनेजमेंट के हिसाब से जितनी भी परवाज़ें बगदाद से बेरूत जाती थी वो तमाम परवाज़ों की टिकटें पहले ही फ़रोख्त हो गई है। अवामी इज्तिमा में 23 फरवरी को लबनान के दारुल हुकूमत बेरूत में इज्तिमाई तौर पर उन्हें अलविदा किया जाएगा और इज्तिमाई तदफीन का हुक्मनामा पहले ही जारी कर दिया गया था। जनाजे का इज्तिमा पाकिस्तानी जो जनाजे का इज्तिमा जो है वो तकरीबन भारतीय वक्त के मुताबिक 5 बजे और बेरूत के मज़ाफ़ात के जो स्टेडियम है वहाँ पर होगा। और जनाजे के इज्तिमा से हिज़्बुल्लाह के नए सरबरा नईम कासिम भी खिताब कर सकते हैं। गुज़श्ता बरस 27 सितंबर को इजरायली हमले में शहीद होने वाले हसन नसरुल्लाह को बेरूत में एयरपोर्ट रोड के करीब सुपुर्द खाक किया जाएगा। सरकारी तौर पर अब ये बात भी सामने रखी गई है, जो लबनान की हुकूमती इदारे हैं उनकी तरफ से इस बात की वजाहत कर दी गई है। हसन नसरुल्लाह की हिलाकत के बाद मुंतखबा होने वाले सेक्रेटरी जनरल शहीद हाशिम सफ़ीउद्दीन की नमाज जनाजा भी उसी के साथ अदा की जाएगी। ये भी प्लान चॉकआउट किया गया है। और हिज़्बुल्लाह का कहना है कि जनाजे का इज्तिमा एक तारीखी दिन और मौका होगा। लोगों की शिरकत बहुत बड़ी तादाद में होगी और इसराइल देखकर खौफजदा होगा कि इतने मजालिम के बाद भी हिज़्बुल्लाह एक प्लेटफॉर्म पर जमा हुआ है। लेकिन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट के हिसाब से बगदाद से जितनी भी परवाज़ें बेरूत के लिए जाती है, दारुल हुकूमत के लिए जाती है, लबनान के लिए जाती है, वो तमाम फुल है, बुक की गई है और एडिशनल फ़्लाइट्स को डिप्लॉय करने की बातें भी सामने आ रही है। तो ये जनाब बातें थी वो जो हम मुसलसल इंटरनेशनल फोरम के हवाले से आपके सामने रखते थे। ये वो बातें हैं, ये वो खबरें हैं जो इस वक्त सबसे ज़्यादा देखी जाती है, जिन पर सबसे ज़्यादा नज़र भी है। लेकिन रुख ज़रा जम्मू कश्मीर का भी करते हैं और जम्मू कश्मीर की सूरत हाल का आगाज़ हम मौसम के मिजाज से करते हैं, जहाँ गुज़श्ता दिनों हल्की से दरमियाना दर्जे को बारिशों का सिलसिला वादी के बालाई और मैदानी इलाकों में देखने को मिला और लोगों के चेहरों पर जो दहशत और खौफ था वो हल्के से हटता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन रियासती महकमे मौसमियात ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है और रियासती महकमे मौसमियात के मुताबिक 25 फरवरी से 4 दिन तक मुसलसल ये येलो अलर्ट जारी रहेगा, जिस दौरान बालाई और मैदानी इलाकों के अंदर हल्की से दरमियाना दर्जे की दोबारा बर्फबारी या बारिशों का एहतमाम भी हो सकता है। इस बीच इतलात और ख़बर ये है कि जनूब और शुमाल के अंदर जो चश्मे सूख रहे थे वो आहिस्ता आहिस्ता करके दोबारा से पानी देना शुरू कर चुके हैं। स्पेशली सबकी नज़रें जो लगी हुई थी वो अच्छा बल पर लगी हुई थी, जहां पर हल्के से ही सही लेकिन दोबारा से सिलसिला शुरू हो गया है। कुल मिलाकर आप देखेंगे तो पूरे खिते के अंदर मौसम गुज़श्ता 72 घंटों के दौरान जहां पर उतार चढ़ाव देखा गया, हल्की बर्फबारी निचले इलाकों में, बालाई इलाकों में ठीक ठाक बर्फबारी हुई, शायद इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था लेकिन उसके हिसाब से। और ये नई तस्वीर है उस चश्मे की जो 2 या 4 दिन पहले बिल्कुल सूखा हुआ, यानी
जो टुलिप गार्डन के बिल्कुल पास अच्छा बल के अंदर है, दोबारा से सतह आब में यहाँ पर इजाफा देखा गया है, जो थोड़ी सी चेहरों पर मुस्कुराहट भी ला रही है, लोगों ने राहत की सांस भी ली है। दूसरी कई तस्वीरें मुख्तलिफ इलाकों में, जहां पर बर्फबारी मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जम्मू कश्मीर में हुई गुज़श्ता 72 घंटों के दौरान, और अलग अलग मकामात पर होने वाली बारिशों और बर्फबारी ने निचले इलाकों में भी बहुत हद तक राहत पहुंचाई है। जम्मू सूबे में बारिशें, पीर पंचाल बेल्ट के अंदर बारिशें, पतनी टॉप, नथा टॉप, सुरेंसर, मानसर, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, किश्तवाड़ के ऊपरी इलाके, वादी कश्मीर में शुमाली और जनूबी इलाकों के अंदर, सरहदी बेल्ट के अंदर, वस्ती कश्मीर में मैदानी इलाकों में बारिशें, तकरीबन हर एक इलाके के अंदर गुज़श्ता 12-15 घंटों के दौरान सूरत हाल काफ़ी बेहतर हुई। आज चूंकि मौसम अबरालूद है, मतलब अबरालूद है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस बारिश के बाद ये जो 24 या 48 घंटों के दौरान बारिशें हुई हैं, उसने मुख्तलिफ इलाकों में, जिनमें दरियाए जेहलम भी शामिल है, तवी और बाकी ये जो छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज थी, इनके पास जाने वाली जो नदियां थी, वहां पर सतह आब में थोड़ा इजाफा पिछले दिनों के मुकाबले, जो आप कह सकते हैं कि राहत की सांस लोगों को दिलाने में कामयाब रहा। दूसरी 25 तारीख के बाद, यानी कल और परसों का दिन शायद इसी तरीके से फिर गुजरे। 25 तारीख से मार्च के पहली और दूसरी तारीख तक हल्की बर्फबारी और बारिशों का इम्कान जाहिर किया गया है। इसके लिए येलो अलर्ट, जिसका मतलब यह है कि शायद वो जो एक्सपेक्ट हम कर रहे थे कि पता नहीं जनवरी की तरह फेब का महीना या आखिरी हफ्ता और मार्च भी उसके बाद खुश्क साली में गुजर जाएगा, लेकिन मौसम करवट लेगा। महकमा मौसमियात ने प्रेडिक्शन फिर से कर दी है। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि 25, 26, 27 और 28 और उसके बाद मार्च के पहले हफ्ते में फिर से मौसमियाती तब्दीली का असर जम्मू कश्मीर में दिखे। न सिर्फ जिन जिन इलाकों में पानी की कमी थी वो दूर हो, काश्तकारी के हवाले से मुश्किलात थी, ज़राअत का सीज़न फिर से शुरू होने जा रहा है, एक वो मुसीबत पानी के हवाले से जो थी कम से कम वो दूर हो सके, सिंचाई वगैरह के लिए जहाँ जहाँ पानी की काफ़ी मुश्किल सूरत हाल थी। और दूसरी बात ये कि मुतअद्दिद इलाकों के अंदर वाटर सप्लाई होने के बावजूद भी पीने का साफ पानी दस्तयाब नहीं था। परेशानी ये थी क्योंकि बेशतर चश्मे या जो आबी वसाइल हैं वो सूखते हुए दिखाई देते थे। लेकिन 25 तारीख के बाद एक और मरहला बर्फबारी का, 4 से 5 दिनों का वेट स्पेल, जिसके लिए येलो अलर्ट पहले से जारी कर दिया गया है। महकमा मौसमियात श्रीनगर, जम्मू और बनिहाल के दफातर से इसकी तस्दीक भी कर दी गई है। 9 बजने वाले हैं, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार वापस लौटेंगे तो बात करेंगे जम्मू कश्मीर के दीगर अहम मामलात की। आपके सामने वो खबरें भी रखनी है जम्मू कश्मीर के वकला से जुड़ी है। जम्मू कश्मीर के वकला आज हड़ताल पर आएंगे। हड़ताल करने का बुनियादी मकसद क्या है वो समझाने की कोशिश करेंगे। जम्मू कश्मीर के बजट के हवाले से बात, आज कुछ खास कैंपेन या एक और जो आप दस्तखती मुहिम कह लीजिए शुरू होने जा रही है, उसके अगराज व मकासद क्या वो आपको बताएंगे। और बात सरहदी इलाकों की करेंगे। एक तवील मुद्दत के बाद जो खामोश सरहदें थी वहां फिर से गोलियों की गनगरज जब सुनाई दी तो भारत और पाकिस्तान ने फौजी सतह पर मुज़ाकरात शुरू किए, लेकिन हल क्या निकला, ब्रेक के उस पार मुकम्मल तफसीलात।
ब्रेक के बाद इस्तकबाल आप सबका। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जी के जम्मू के स्टूडियो से बराह रास्त। प्रोग्राम में ज़रा और आगे बढ़ते हैं। जहां मौसम की बात हमने की थी, वहीं आज और कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। कल चूँकि जम्मू कश्मीर के अंदर तमाम 20 अजला के लाखों नौजवान जो कि एक बड़ा और अहम तरीन एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, और इस एग्ज़ाम के लिए इंतज़ामी सतह पर भी जिम्मेदारियाँ तफवीज़ की गई हैं। और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर कल जहाँ पर जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है साल 2024 का JKPSC का, वो होने जा रहा है। और आपको ये भी बताते चलें कि मरकज़ के ज़ेर-इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में हुकूमती सतह पर सीनियर अफसरान को जिम्मेदारी दी गई, और हर एक सेंटर के अंदर सहूलत बेहतर हो, फैसिलिटीज़ बेहतर की जा सकें, इसके लिए अमला तैनात कर दिया गया है। मुख्तलिफ महकमों के अफसरान तैनात किए गए हैं। कल यानी एतवार को JKPSC के तहत ये इम्तिहान होगा, और प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2024 जो जम्मू कश्मीर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स कहलाते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से कराए जाने हैं। और इस ऑर्डर के मुताबिक JKPSC ने अब्दुल जब्बार भट्ट जो हेड असिस्टेंट है पब्लिक वर्क्स R&B डिपार्टमेंट के, निखिल खजूरिया जूनियर असिस्टेंट जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, दीपक मनहास जूनियर असिस्टेंट स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, निसार अहमद मल्ला MTS जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, और इदरीस अहमद MTS हॉस्पिटैलिटी एंड प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट। जो जिम्मेदारियां दी गई इन सारे अफसरान को, ये जिनको 21 तारीख से ही के बाद से ही मुसलसल कहा गया था कि वो कंसर्न दफ्तर से रब्ता करेंगे, और PSC जो सेक्रेटरी का ऑफिस है पब्लिक सर्विस कमीशन का, वहाँ पर रेशम घर कॉलोनी जम्मू के अंदर अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाएंगे। तो कल 23 तारीख को एतवार के रोज़ जम्मू कश्मीर में जो JKPSC का एग्ज़ाम होगा, लाखों तलबा मुख्तलिफ हिस्सों से तैयारियां कर रहे थे। अब शिरकत कितनी होगी वो ऑफिशियल डेटा हमारे पास नहीं है, लेकिन तैयारी के हवाले से अफसरान को जिम्मेदारियां दे दी गई हैं, जो इस बात को यकीनी बनाएंगे कि मराकज़ में इम्तिहान कल शफाफियत के साथ हो। ये KS जिसको आप कहते हैं उसका प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होगा, और जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन पर ये बड़ी जिम्मेदारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात अब ज़रा आज की हो रही है, तो आज बड़ा इंपॉर्टेंट दिन इसलिए भी क्योंकि जम्मू कश्मीर में वकला, बिलखुसूस जम्मू सूबे के अंदर वकला आज एहतिजाज की कॉल दे चुके हैं, और 11:30-12 के आसपास जो अभी तक की कंफर्मेशन है, बार एसोसिएशन जम्मू एहतिजाज करेगी। जो मुजव्वज़ा एडवोकेट तरमीमी बिल है उसके खिलाफ नाराज़गी का इजहार बहुत पहले भी किया गया था, और अब फिर से आज एहतिजाज की कॉल जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू ने दी है। और ये फैसला उस वक्त हुआ जब देर रात गए मुशावरती कमेटी का भी इजलास हुआ। हंगामी इजलास में इस बात पर तमाम मुतलकीन मुत्तफिक हुए कि आज जम्मू के अंदर एहतिजाज किया जाएगा, और ये भी खदशात का इजहार किया गया कि अगर ये अमेंडमेंट्स होती हैं, संशोधन होता है जो मुजव्वज़ा या जो प्रपोज एडवोकेट तरमीमी बिल है, तो उससे इदारों को नुकसान पहुंचेगा, और ख़ास तौर से जो वकला की आज़ादी इजहार, आज़ादी राय है, उस पर भी रोक या दाग लगने का इल्ज़ाम जो है वो लगाया जा रहा है। चलिए, बार एसोसिएशन जम्मू आज एहतजाज कर रही है। इस पर ज़रा मज़ीद गुफ्तगू करेंगे एडवोकेट के निर्मल कोतवाल साहब, सदर कश्मीर बार जम्मू कश्मीर बार एसोसिएशन जम्मू चैप्टर के, हमारे साथ फ़ोन लाइन पर ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया कोतवाल साहब ज्वाइन करने के लिए। जम्मू बार आज एहतजाज कर रही है, और ये जो एडवोकेट अमेंडमेंट बिल प्रपोज किया गया है, इसको लेकर ये प्रोटेस्ट की कॉल आज दे दी गई है। बेसिक लाइन अगर देखी जाए तो इस एक्ट के अंदर कौन सी ऐसी है जो ये लग रहा है वकला को कि अगर ये इम्प्लीमेंट होता है, इससे जो इंस्टीट्यूशन है वो डिस्टेबलाइज होगा, और जो काम है वो बुरी तरह से मुतासिर होगा, जिसको लेकर इंटायर इंडिया के अंदर भी इस सिलसिले पर आवाज़ें उठ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि मैं मोटी मोटी अगर बात इसमें करूं, तो जो ये अमेंडमेंट बिल आया है जी, तो इसमें एक ड्राफ्ट बिल है, इस पर हमारे ऑब्जेक्शंस जो है इन्होंने कॉल किए थे। बहरहाल उसमें अभी टाइम है, लेकिन अभी चूंकि पूरे हिंदुस्तान में इसका विरोध किया जा रहा है, तो हम भी इसी की राह में एक आज जो है अपना सॉलिडेरिटी शो कर रहे हैं BCI के साथ और बाकी बार काउंसिल्स के साथ। जम्मू कश्मीर में अभी बार काउंसिल तो है नहीं है, क्योंकि इसका इलेक्शन अभी हुआ ही नहीं यहाँ पे, तो हम इससे महरूम हैं बहुत देर से। तो बार काउंसिल का इलेक्शन नहीं है। बहरहाल जो अमेंडमेंट आ रही है
अमेंडमेंट से वोकला साहिबान को बहुत सारे नुकसान जो हैं वो झेलने पड़ रहे हैं। जैसे सबसे एक है सेक्शन 3 में इन्होंने बार काउंसिल का जो जम्मू कश्मीर का दर्जा था, अभी उसमें जो है उसका कोई जिक्र नहीं किया गया है। तो इसका ये लगता है कि अगर बार काउंसिल जम्मू का इस जिक्र नहीं किया है तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को जो है वो पीछे रखा जा रहा है। बहरहाल इसमें अभी डिस्कशंस हम फर्दर करेंगे, अपने जो हाउस है हमारा उसमें डिस्कशन करेंगे, उसके बाद फिर फाइनल फैसला लिया जाएगा क्या करना है। लेकिन इसके साथ दूसरी चीज ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक सेक्शन में उन्होंने 3 मेंबर्स को नॉमिनेट करना है बार काउंसिल में, तो उसके अगेंस्ट है हम, क्योंकि ये ऑटोनोमस बॉडीज हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ स्टेट्स की जो होती हैं ये ऑटोनोमस बॉडीज हैं जी। तो इसमें अगर ऑटोनोमस बॉडीज में अगर सपोज ये नॉमिनेशंस करते हैं तो दैट विल अंडरमाइन द इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ। तो उसके विरोध में हम जो है अपना प्रोटेस्ट आज कर रहे हैं। इसके अलावा और जो चीजें हैं जैसे डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स हैं, अगर कोई प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करता है, वर्क सस्पेंड करता है, एब्सटेन फ्रॉम वर्क करता है, तो वो भी इसमें एक प्रोविजन डाला गया है, उसकी भी अमेंडमेंट की जा रही है कि उस पर भी जो है वकील के अगेंस्ट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स जो है वो की जा सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये सब इम्प्लीमेंटेशन होती है इसकी, तो इसका मतलब ये है कि आर्टिकल 19 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्रोवाइड है उसके तहत हमें देन वी डोंट हैव एनी राइट टू स्पीक, वी डोंट हैव राइट टू एक्सप्रेस आवरसेल्फ, वी डोंट हैव एनी राइट टू डिफेंड एनी बॉडी। तो वो हम फिर हमारा जो राइट है वो छीना जाता है। तो इसमें और बहुत सारी चीजें हैं जो ऐसी इन्होंने अमेंडमेंट्स लाई हैं इसके अलावा। लेकिन मोटी मोटी बातें ये हैं कि इसमें जो इन्होंने अमेंडमेंट लाई है वो अमेंडमेंट जो प्रपोज की है वो है नॉमिनेशन ऑफ 3 मेंबर्स इन एवरी बार काउंसिल जी। तो उससे कहीं ना कहीं अंडरमाइन हो जाता है। और आप देखिए वकीलों के वैसे ही मसाइल बहुत सारे हैं, ऊपर से ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इस पर भी अब अपना हक जमाना चाहती है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो वकीलों के हित में नहीं है, इसीलिए आज हमने एक प्रोटेस्ट रखा है। और ये प्रोटेस्ट जो है ये ऑलमोस्ट थ्रू आउट द प्रोविंस चलेगा आज के दिन जी। तो कोशिश करेंगे कि हम अपनी बात जो है ये कोतवाल साहब ये हाई कोर्ट के दायरे में या लोअर कोर्ट के दायरे में ही सारा कुछ चलेगा और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर भी होगा क्या? देखिए हमने तो अभी इसको महदूद रखा है अपने कोर्ट परमिसेस तक ही जी। हम बाहर इसका जो है प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर कहीं जरूरत पड़ेगी तो फिर बाहर भी जा सकते हैं, क्योंकि जहां वकीलों के हक का मसला आता है तो फिर हमें खड़ा होना पड़ेगा उसके लिए। तो क्या ये प्रोटेस्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर भी आज होगा या सिर्फ हाई कोर्ट के अहाते में होगा? देखिए हम ये सब इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सब वकीलों का मसला है, चाहे वो मुफासल कोर्ट में है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हेडक्वार्टर पे है, एनीवेयर जहाँ भी वकील जो काम कर रहे हैं। क्योंकि आप देखिए दिल्ली जो है वहाँ पे सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बाकी स्टेट्स में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं लगता है कि हर वकील का ये मसला है, ये अकेला जम्मू हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का मसला नहीं है, जितने मुफस्सल कोर्ट्स हैं हर जगह जो है वकील बराबर है जी। जो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता है उसका भी दर्जा उतना ही बराबर है जितना एक मुफस्सल कोर्ट में प्रैक्टिस करता है। तो ऑल ऑफ अस आर इक्वल। तो मुझे लगता है कि सबका ये एक दायित्व बनता है कि इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया जाए और एक हमारी आवाज जो है वहां तक पहुंचे। आगे जो है डिसीजन हम छोड़ते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के ऊपर, वो जो डिसीजन लेंगे विल बी बाउंड बाय दैट डिसीजन। बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू चैप्टर के सदर निर्मल कोतवाल साहब हमारे साथ लाइन पर थे, बता रहे थे कि मोटी मोटी क्या बातें हैं जो जिसको लेकर वकील चाहते हैं कि हम एजिटेट करें, और फिर अमेंडमेंट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको लेकर वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ ऑलरेडी मैटर भी टेकअप किया गया है। बहरहाल आज जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के अंदर जम्मू चैप्टर के अंदर जो है वो प्रोटेस्ट रहेगा और इनका मानना है कि ये सिर्फ हाई कोर्ट वाला मामला नहीं है, ये नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी आज देखने को मिल सकता है। फिलहाल जरा आपको बताते चले कि जम्मू सूबे की बात चल रही है तो जम्मू के अंदर बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू की गई है, मिलिटेंसी मुखालिफ कार्रवाई हुई है। ये कार्रवाइयां तब हुई है जब दिल्ली के अंदर वजीर दाखिला
अमित शाह की सरबराही में इजलास हुआ और श्रीनगर और जम्मू के अंदर बैक टू बैक सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग्स हुई लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सरबराही में। और अब इतला ये है कि जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इस वक्त ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, फ्लश आउट ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और कई मकामात पर आर्मी का भी साथ लिया जा रहा है। और फिल वक्त पीर पंजाल की पहाड़ियों से लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर की जहां तक बात करें तो तकरीबन 3 दर्जन से ज्यादा मकामात ऐसे हैं जहां पर इस वक्त बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस अपना ऑपरेशन चला रहे हैं, चप्पे चप्पे की तलाश कर रहे हैं ताकि इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी पर काबू पाया जा सके। याद रखिएगा, दरअंदाजी की कोशिशें नाकाम करने का दावा फौज की तरफ से गुज़श्ता दिनों कर दिया गया था। इसके अलावा सूरत हाल ये है कि दरअंदाजी हो सकती है, हुई हो, इस पर भी सिक्योरिटी एजेंसीज का अलर्ट है। लेकिन अब दूसरी बात ये कि बैक टू बैक मीटिंग्स के बाद ग्राउंड जीरो की सूरत हाल ये है, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं मुख्तलिफ मकामात की है जहां पर सिक्योरिटी एजेंसियां अलर्ट पर है और ऑपरेशन को बड़े पैमाने पर जम्मू सूबे के अंदर शुरू कर दिया गया है। वादी कश्मीर में एक मीटिंग लेफ्टिनेंट गवर्नर ने की और उसके बाद जम्मू में की। वहां से जो फीडबैक तमाम सिक्योरिटी एजेंसियों से या मुतलकीन से लिया गया तो उसके बाद दारुल हुकूमत दिल्ली में एक अहम तरीन इजलास मुनक्किद हुआ और एक नहीं बल्कि 2 दिन तक इजलास हुआ जिसमें वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की तमाम जो कंसर्न एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस इदारे हैं, सबसे एक एक करके इनपुट लिया था, जिसमें चीफ मिनिस्टर को छोड़कर बाकी तमाम लोग शामिल हुए थे। और ये उस वक्त हुआ था जब साथ साथ हमने देखा कि पार्लियामेंट सेशन का भी आगाज हुआ था। इस वक्त जो 30 से ज्यादा मकामात पर ऑपरेशंस की खबरें मिल रही हैं, क्या अपडेट है शिल्पा शर्मा? किन किन एरियाज को कवर किया जा रहा है? ये सिर्फ सरहदी बेल्ट है या शहर के अंदरूनी हिस्सों को भी टच किया जा रहा है फोर्सेज की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि सुरक्षा बलों के द्वारा आतंकवाद पर इस समय जो है वो बड़ी कार्रवाई की जा रही है। जब जम्मू संभाग में 34 के करीब जो है वो आतंकवादी विरोधी अभियान जो है वो शुरू किए गए और उस समय चलाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि डोडा अगर किश्तवाड़ की मैं बात करूं तो जहां पर 11 ज्वाइंट आतंकवादी ऑपरेशन जो है वो इस समय चलाए जा रही हैं। पीर पंजाल राजौरी में जम्मू कश्मीर पुलिस सीआरपीएफ के साथ, सेना के साथ जो है वो करीबन 13 के करीब ये ऑपरेशन जो है वो चलाए जा रही है। वहीं पर उधमपुर रियासी की मैं बात करूं तो उधमपुर रियासी में जो है वो 7 के करीब ये आतंकवादी विरोधी अभियान देखने को मिल रहा है। और वहीं पर जम्मू में नियंत्रण रेखा के पास यानी कि नियंत्रण रेखा के करीब जो है वो जम्मू स्थान में के करीब जो है वो 3 यहाँ पर जो है वो एंटी टेरर ऑपरेशन चलाई जा रही है। जम्मू की बात करें तो अखनूर और साथ ही साथ सुंदरबनी एरिया के पास ये 3 एंटी टेरर ऑपरेशन जो है वो इस समय देखने को मिल रहे हैं। देखिए, टेरर एक्टिविटी में एक और इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा था। जिस प्रकार से 2024 की वर्ष की बात करें तो आप देखिए टेरर एक्टिविटी में काफी ज्यादा वृद्धि हुआ और वहीं पर 2025 जैसे ही वर्ष शुरू हुआ तो कहीं ना कहीं इसमें भी इजाफा जो है वो देखने को मिला। तो ये जो आज का ऑपरेशन आप कह रहे हैं कि शुरू किया गया है, हम देख रहे हैं कि गृह मंत्री के वहाँ मीटिंग हुई दिल्ली के अंदर, जम्मू के अंदर एक अलग मीटिंग हुई, उपराज्यपाल वहाँ पर मौजूद रहे, कश्मीर के अंदर भी इसी तरीके की मीटिंग हुई है। तो क्या हम ये माने जो सिक्योरिटी इनपुट था उस इनपुट को देखते हुए ये ऑपरेशन शुरू किया गया है, या जो सिचुएशन बन रही थी, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से अलर्ट जारी किया गया था कि सरहद पार लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक बार फिर दरअंदाजी की कोशिश हो सकती है, उसको रोकने के लिए, टोटल प्लग इन करने के लिए ये ऑपरेशन शुरू किए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए जो इस समय कहीं ना कहीं इन्फिल्ट्रेशन हो चुकी है, घुसपैठ जो है वो हो चुकी है, कहीं ना कहीं आतंकवादी अगर इस समय जम्मू कश्मीर में जो है वो मौजूद हैं तो उन्हें पूरी तरीके से किस प्रकार से न्यूट्रलाइज किया जा सके उसको लेकर यह एंटी टेरर ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर देखने को मिला है। क्योंकि बैक टू बैक आप देखिए कहीं ना कहीं सिक्योरिटी रिव्यू बैठक जो है वो देखने को मिला। एलजी मनोज सिन्हा के द्वारा ये साफ कर दिया गया था कि जहां पर भी आतंकवादी छिपे हुए हैं उन्हें ढूंढकर जो है वो न्यूट्रलाइज किया जा सके। तो इस समय जंगलों को खंगाला जा रहा है, नियंत्रण रेखा पर जो है वो गश्त लगाई जा रही है, साथ ही साथ वो गुफाओं को भी खंगाला जा रहा है जिन गुफाओं पर कहीं ना कहीं आतंकवाद शरण ले सकते हैं। साथ ही साथ ओजीडब्ल्यू वर्कर्स की अगर मैं बात करूं तो उन पर भी निगरानी रखी जा रही है। क्योंकि आप देखिए कहीं अटैक होता है तो ओजीडब्ल्यू वर्कर्स का हाथ भी पाया जाता है, तो उन पर भी इस समय जो है वो पूरी तरीके से निगरानी रखी जा रही है। और 34 के करीब ये जम्मू संभाग में जो है वो आतंकवादी विरोधी अभियान जो है वो इस समय चलाई जा रही है। अलग अलग मकामात पर ये ऑपरेशन इतलात ये हैं कि पीर पंजाल बेल्ट के अंदर, डोडा राजौरी के अंदर और दीगर मकामात पर भी ये कार्रवाइयां इस वक्त तेज की गई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऑपरेशंस कब हो रहे हैं, जब दारुल हुकूमत दिल्ली से भी ये दिल्ली से जब इतलात मौसूल हुई थी कि आप फौरी तौर से ऑपरेशंस को इंटेंसिफाई करें।
देखते हैं बात वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की भी करते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर तैयारियां चल रही हैं, कुछ ही दिन बचे हैं। 3 तारीख से बजट सेशन की शुरुआत जम्मू कश्मीर में अवामी मुंतखबा हुकूमत में पहली बार, और सेशन दूसरी बार होगा श्रीनगर के बाद, लेकिन जम्मू में पहला। लेकिन सबकी नजरें हुकूमत इस बार क्या खास देने जा रही है, क्या करेगी, जरा इस पर हैं, और कुछ सवालों के जवाब भी आए हैं उमर अब्दुल्ला की तरफ से। जहां गुलिस्तान न्यूज के खास कॉन्क्लेव के अंदर बदलता जम्मू कश्मीर में कहा गया कि खजाने खाली हैं, कल उस तरफ फिर वो इशारा करते नजर आए, लेकिन ये भी कहा कि पहला बजट है, शुरुआत अगरचे कम हो लेकिन अच्छी हो। मगर ये बात समझना जरूरी है और इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है कि अवाम ने हुकूमत को 5 बरसों के लिए मैंडेट दिया है। लिहाजा एक तरफ उन्होंने इशफाक इशारा किया कि पहले बजट में नहीं, मगर आहिस्ता आहिस्ता जो वादे किए गए वो पूरे किए जा सकते हैं, मगर शुरुआत बहुत अच्छी मुमकिन तौर पर 7 मार्च को हो सकती है। मुसलसल प्री बजट मीटिंग्स का सिलसिला चला रहे हैं, मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के साथ मशावरतों का सिलसिला जारी है। इस बीच आज भी उनकी एक और मिनिस्टर्स उनके होम कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर होने जा रही है। ताहम 7 तारीख को जब वज़ीर आला बजट पढ़ेंगे तो उस पिटारे से क्या कुछ निकल सकता है, उस ब्रीफकेस से क्या कुछ बाहर आएगा, वो सबसे बड़ा मामला होगा। लेकिन उमर अब्दुल्ला का ये बयान कि हम जहां पर ऑपरेशंस को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी जहां से टेक ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं, यहां पर जो स्लेट है, जो ब्लैक बोर्ड है, वो बिल्कुल खाली है। अभी 4 महीनों में हमने कुछ भी नहीं ऐसा किया जिसको लेकर जवाबदेही हो सकती हो, लेकिन मैंने जहां टेक ऑफ किया है तो ब्लैक बोर्ड है सारा, इस पर मैं लिखूंगा और इतनी इबारत लिखूंगा कि 4 साल के वक्फे के बाद जब चुनावी दंगल में जाऊंगा तो बहुत कुछ कहने के लिए और देने के लिए होगा। लेकिन खजाने खाली होने का दावा भी उमर अब्दुल्ला की तरफ से किया गया था। जब एक तरफ से खजाना खाली होने की बात कही गई थी, दूसरी तरफ से उम्मीदें जहां डेलीवेजर्स की है, उम्मीदें जहां इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर है, उम्मीदें जहां पावर सेक्टर को लेकर है, उम्मीदें जहां दीगर मामलात को लेकर है, तो इन तमाम उम्मीदों पर कितना उमर अब्दुल्ला खरा उतरेंगे, एक बहुत बड़ा सवाल है। आपको पता है ना लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, मैं जानता हूं लोगों के एक्सपेक्टेशंस हैं, और हमारी कोशिश रहेगी कि जहां तक हो सके उन पर हम उतर आएंगे। लेकिन आपको इस बात का भी एहसास होना चाहिए कि लोगों ने हमें 5 साल का अरसा दिया है। ये नहीं होगा कि पहले ही बजट में तमाम मुतालबे लोगों के हल होंगे, लेकिन एक अच्छी शुरुआत होगी और कोशिश की जाएगी कि एक बुनियाद कायम हो जिस पे अगले 5 साल हम बनाते रहें और लोगों के मुश्किल और मुतालबे जो हैं वो हल करें। अगर फ्लैग मीटिंग हुई है तो अच्छी बात है। फ्लैग मीटिंग का मकसद ही ये है कि कहीं अगर तनाव हो, कोई टेंशन हो, तो उस टेंशन को जो है बिना किसी ताकत का इस्तेमाल किए हुए उसको कम किया जाए। यही तो फ्लैग मीटिंग का मकसद होता है। अब्दुल्ला की तरफ से भारत पाकिस्तान के दरमियान सरहदी इलाकों में कशीदा सूरत हाल के बीच जो फ्लैग मीटिंग हुई है, जिस पर थोड़ी देर में आपके सामने मुकम्मल खबर रखेंगे, उस ताल्लुक से बात कर रहे थे और उस पर भी रद्दमल जाहिर किया। लेकिन साथ साथ जम्मू कश्मीर में आइंदा बजट में मुमकिन तौर पर क्या होगा, क्या हासिल किया जा सकता है, उस ताल्लुक से भी बात की है। आगे बढ़ते हैं। जब बजट की बात हो रही है तो जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने अफसरान के लिए भी, क्योंकि जवाबदेही यकीनी है, सवालात पूछे जाएंगे, इस ताल्लुक से कुछ हिदायत महकमों के अफसरान को दी गई है और नोडल अफसरान नामजद करने की हिदायत तमाम महकमों को दी गई है। जम्मू कश्मीर में बजट इजलास से पहले सवालात के लिए बाज़ाब्ता तौर पर सेल तश्कील देने का हुक्म दिया गया है। सरकारी अमले को पूरे इजलास के दौरान हाजिर रहने के लिए कहा गया है, यानी अपने कंसर्न दफातर में या फिर इजलास के साथ वो वहां मौजूद रहेंगे जहां उनसे जवाब यकीनी तौर पर लिया जा सके। इस सिलसिले में जो सरकार ने अब तक तस्दीक की है, जिसमें ये बताया गया है कि जब बजट के लिए जम्मू कश्मीर की इंतजामिया या सरकार जा रही है तो कहीं पर कोई रुकने असेंबली इजलास के अंदर सवाल पूछे मुतलका हुकूमत के लिए, मुतलका हुकूमत से MLAs की तरफ से सवालात हो, मुतलका डिपार्टमेंट से, तो उसके लिए हिदायत HODs को दी गई कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि अमला पूरे इजलास के दौरान मौजूद रहे। 3 मार्च 2025 को जम्मू कश्मीर में कानून साज असेंबली का जो आइंदा बजट इजलास है वो शुरू होगा। तमाम महकमों को हिदायत गई हैं कि नोडल अफसरान की तकर्री हो और महकमाना सतह पर सवालिया सेल कायम करें। बाज़ाब्ता तौर पर तमाम लोगों को क्वेश्चन सेल्स के लिए कहा गया है कि वो एस्टैब्लिश करें और जो हमारे पास आदाद शुमार मौजूद हैं सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक महकमों के जो सरबराहान हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, वो नोडल अफसरान की नामजदगी करेंगे। सेशन के दौरान बर वक्त और दुरुस्त जवाबात फराहम करने के लिए क्वेश्चन सेल्स कायम करें
और ऑर्डर में ये कहा गया है कि तमाम सरकारी मुलाजमीन सेशन के दौरान अपने मुतलका दफातर में तैनात रहेंगे ताकि कार्रवाई को खुशउस्लूबी से अंजाम दिया जा सके। कोई भी अफसर या एहलकार सेशन के दौरान पेशगी मंजूरी के बगैर अपना स्टेशन नहीं छोड़ेगा। और ये साफ कर दिया गया है कि जब सेशन चल रहा होगा तो किसी भी तरीके से कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। कोई भी अफसर या सरकारी एहलकार सेशन के दौरान पेशगी मंजूरी के बगैर इजाजत के अपना स्टेशन नहीं छोड़ेगा ताकि कार्रवाई के हमवार इनेकाद को यकीनी बनाया जा सके। और जब सवालात एमएलएज की तरफ से आएंगे जिनने 20 सवालात का जिनको मौका दिया गया है, जानकारी के मुताबिक तकरीबन 800 सवालात और 80 प्राइवेट मेंबर बिल्स जमा कराए गए हैं। इनका जवाब चूंकि महकमा जो कुछ लिख कर देगा, कंसर्न लोग जो कुछ लिख कर देंगे उस पर बहुत इन्हिसार करेगा। तो सेशन के दौरान अफसरान एक तो स्टेशन नहीं छोड़ेंगे, दूसरा बजट सेशन के दौरान हाजिरी को नोडल अफसरान यकीनी बनाएंगे। बजट की जहां पर हंगामे की तवक्कुआत तो है, हिज़्ब इख्तिलाफ ने अपनी तैयारियां कर ली है। हुकूमत इन खतरनाक हमलों से कैसे बचेगी वो देखना होगा। लेकिन जरा बात आज की भी करते हैं और आज लाल चौक श्रीनगर पर सबकी नजरें मरकूज रहेंगी क्योंकि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से बड़ा ऐलान कर दिया गया है और जम्मू कश्मीर में शराबबंदी का मुतालबा तेजी के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। इल्तिजा मुफ्ती और वहीदुर रहमान परास समेत पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के दर्जनों लीडर आज श्रीनगर से दस्तखती मुहिम का आगाज करने जा रहे हैं। इल्तिजा मुफ्ती आज लाल चौक श्रीनगर में मौजूद रहेंगी जहां से कारकुनों के हमरा वो उस दस्तखती मुहिम को आगे बढ़ाएगी जिसको लेकर आज से बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू कश्मीर के अंदर मुकम्मल तौर पर शराब पर पाबंदी हो। इस ज़िमन में अवामी राय अम्मा को भी हमवार करने की कोशिश की जाएगी। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी आज मैदान में है। याद रखिएगा तकरीबन 3 से 4 मेंबरान असेंबली ऐसे हैं जिन्होंने प्राइवेट मेंबर्स बिल लाया है जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी भी है, अवामी इत्तेहाद पार्टी भी है और कांग्रेस ने भी और बीजेपी के भी अरकान ने कहा है कि जनाब शराबबंदी के मामले पर एक साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा। ताहम आज दस्तखती मुहिम का आगाज इल्तिजा मुफ्ती के सरबराही में श्रीनगर से शुरू होगा और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कई सीनियर लीडर्स और एमएलएस भी इस दस्तखती मुहिम के आगाज पर आज लाल चौक श्रीनगर के अंदर मौजूद रहेंगे। ये बात काबिल जिक्र है कि जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर जहां ये माना जा रहा है कि इस बिल को टेबल किया जाएगा, वहीं पर बयानात और काउंटर बयानात भी पिछले कई दिनों से सामने आए हैं। इल्तिजा मुफ्ती थोड़ी देर में शराब मुखालिफ बिल के हक में सिग्नेचर कैंपेन का इफ्तिताह करने जा रही है। शहरी कश्मीर पार्क जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के दफ्तर के बिल्कुल बाहर है, वहां से इसका बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह किया जाएगा। उसके बाद इत्तलात और खबर ये है कि हर जिले और कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पर भी इस मुहिम को आगे बढ़ाया जाएगा। सूबा कश्मीर के अंदर अगरचे इल्तिजा मुफ्ती ने कमान हाथ में ले ली है, माना जा रहा है कि सीनियर लीडर्स बशमूल साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती शायद जम्मू के अंदर इस मामले को तेजी के साथ आगे बढ़ाएगी ताकि एक प्रेशर ग्रुप कायम किया जाए हुकूमती इदारों पर कि अब की बार लैतुलैल नहीं, अब की बार टाल मटोल नहीं, बल्कि एक ठोस पॉलिसी लेकर इस खतरनाक मामले पर काम किया जाए। न सिर्फ शराब पर बल्कि मंशियात के मामले पर भी सख्त कानून बनाने का मुतालबा अवामी सतह पर जोर पकड़ता जा रहा है। याद रखिएगा आज से कई साल पहले भी कई मजहबी तंजीमों की तरफ से इसी तरीके से दस्तखती मुहिम का आगाज किया गया था, लाखों लोगों की तरफ से दस्तखत किए गए, कुछ लोग हिरासती
तहवील में भी लिए गए थे, लेकिन हालात तो वाक़ात के बीच वो मामला थोड़ा सा ठंडा पड़ा। अदालत की नज़र भी एक PIL चली गई, लेकिन अभी भी ये मामला लोगों के दिलो दिमाग पर है कि जिस तरीके से उड़ता जम्मू कश्मीर बन रहा है और उड़ते जम्मू कश्मीर के बीच जिस तरीके से घर टूट रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह या तो शराब है या फिर वो मंशियात है जो बैरून मुल्क और बैरून रियासत से जम्मू कश्मीर के लोगों को तबाह करने के लिए लाई जा रही है। इसलिए इन तमाम मामलों पर संजीदगी के साथ काम करने की ज़रूरत है। फिलहाल आज देखना होगा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की इस पहल को किस तरीके से लाल चौक के आसपास के गिरदनवा के इलाकों में देखा जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस जहां इस अज़म का इरादा कर रही है कि वो शराबबंदी के हक में है, काम करेगी इस पर। एक स्टेटमेंट आया था तनवीर सादिक का कि स्टेक होल्डर्स को भी एतमाद में लिया जाएगा, जिस पर काफ़ी तनकीद भी हुई, लेकिन कुल मिलाकर ख्यालात जो है वो लगभग सेम ही हैं कि इस मामले पर संजीदगी से काम होना चाहिए। और PDP ज़राए बता रहे हैं कि तमाम 20 के 20 अजला में इस कैंपेन को चलाने का इरादा वो रखते हैं। और ये भी खबर है कि मुख्तलिफ सियासी, समाजी और मजहबी तंजीमें भी इस कैंपेन के साथ जुड़ सकती हैं, उनकी जानिब से भी हिमायत हासिल है। और सुबह जम्मू के अंदर भी पार्टी जब इस काम को आगे बढ़ाएगी तो कई लोग, इल्तिजा मुफ्ती, वहीदुर रहमान पर्रा, महबूबा मुफ्ती या उनकी पार्टी की जो बाकी क़यादत इस कैंपेन को आगे ले जाएगी, तो लाखों लोग इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं, क्योंकि मुतअद्दिद लोग चाहते हैं। और जम्मू के अंदर भी आप सब जानते हैं, नई एक्साइज पॉलिसी के तहत जब दुकानें नई मकामात पर खोली गई तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि मंदिरों के आसपास दुकानें खोल दी गई, सुबह सुबह मुश्किलात, शाम के वक्त में मुश्किलात। ये ह्यू एंड क्राई पूरे जम्मू सूबे में मचा था। एहतिजाजी मुजाहिरों का एक सिलसिला देखा था, खवातीन जम्मू सूबे में सड़कों पर निकली थी। तो वो तमाम लोग इस कैंपेन के साथ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे जब कैंपेन दिन में शुरू होगी तो इस ताल्लुक से मजीद अपडेट्स आप तक पहुंचेंगी। प्रोग्राम सलाम जेके में मजीद खबरें हैं, आपकी कॉल्स भी 9:40 के बाद लेनी है। छोटे से ब्रेक के बाद वापस लौट।
ब्रेक के बाद इस्तकबाल आप सबका आखिरी पड़ाव प्रोग्राम सलाम जेके का जम्मू के स्टूडियो से बराह रास्त। प्रोग्राम में आपकी कॉल्स भी थोड़ी देर में शामिल करनी है, लेकिन 10 से 15 मिनट के बाद वो सिलसिला दोबारा हम शुरू करेंगे, या जो कल जहां सिलसिला छोड़ा था वहां से कंटिन्यू करेंगे। प्रोग्राम में बाद भारत पाकिस्तान की सरहदी इलाकों के अंदर गुज़िश्ता कुछ दिनों से पुरतनाव सूरत हाल देखी गई है। लैंड माइन ब्लास्ट हुई हैं और एक तवील मुद्दत के बाद 24-25 फरवरी 2021 के बाद सरहदें जो खामोश थी उन इलाकों में फिर से हंगामा या फिर शोर शराबा देखा गया, क्योंकि सीज फायर वायलेशंस की तस्दीक फौज की जानिब से की गई थी और हद मुतारका पर बढ़ती हुई बिलाश्तियाल फायरिंग के बीच भारत और पाकिस्तान के दरमियान फौजी सतह पर जो मुज़ाकरात का एक सिलसिला रहता है, जो फ्लैग मीटिंग्स होती हैं, एक और मीटिंग हुई है जहां पर भारत की जानिब से अपनी बात रखी गई, पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ रखा और दोनों ने सबसे बड़ी बात जो पेशरफ्त हुई है साल 2021 में 24 और 25 फरवरी को सीज फायर एग्रीमेंट जिसके मुताबिक सरहदें खामोश रखने पर इत्तफाक हुआ था, उस एग्रीमेंट को कायम दायम रखने और उसके मुताबिक यहां से आगे काम करने पर दोनों की जानिब से इत्तफाक कर लिया गया है। और ये मीटिंग जो कि चक्कादाबाग में हुई, पुंछ के अंदर हुई, इस मीटिंग में तकरीबन इतलात के मुताबिक 75 मिनट तक दोनों तरफ से अफसरान बैठे। भारत पाकिस्तान के जो कोर कमांडर्स हैं उनने एक दूसरे की बात सुनी। लाइन ऑफ कंट्रोल पर पुरतनाव सूरत हाल को कम करने में एक तरफ से नहीं बल्कि दो तरफा मुज़ाकरात या दो तरफा कोशिशें मस्बत नताइज लेकर आएंगी, इस बात पर हमआहंगी हुई। इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी खामोशी रहे, इसके लिए तबादला ख्याल हुआ और इस मीटिंग में दोनों के दरमियान किसी भी तरीके से जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स खासतौर से सरहदी बेल्ट में अभी तक हुई हैं उनको दूर करने की भी कोशिश हुई। और जुमे के रोज़ जिस मीटिंग का आगाज़ हुआ था तकरीबन 75 मिनट्स तक चली, जिसमें पाकिस्तान वाली साइड से दरअंदाजी के जो इल्ज़ामात मुसलसल लग रहे थे, जिनका मौसर जवाब या कार्रवाई की बात कही जा रही थी, उस ताल्लुक से बात हुई। आईईडीज़ के ब्लास्ट होने के बढ़ते वाक़यात जिसमें फ़ौजी जवानों की अमवात भी हुई, नुकसान हुआ एलओसी के आसपास, उस पर बात हुई। लेकिन मीटिंग एक अच्छे नोट पर ख़त्म हुई कि 25 फरवरी 2021 को जो मुआहिदा तय पाया था सीज फायर एग्रीमेंट, उसको कंटिन्यू किया जाएगा, उसके मुताबिक काम जारी रहे। चकंदाबाग क्रॉसिंग पॉइंट पर यह मीटिंग हुई थी और तकरीबन इब्तिदाई खबरों के मुताबिक 75 मिनट तक यह मीटिंग चली है, जिसके बाद सूरत हाल ये है कि दोनों तरफें ने इस बात पर यकीन दिलाया एक दूसरे को कि सीज फायर का एहतराम किया जाएगा और किसी भी तरीके से जो कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है या नहीं होगी। ब्रिगेड लेवल की मीटिंग इख्तिताम पसीर हुई है, जहाँ एक तरफ से भारत और पाकिस्तान की अफवाज आमने सामने थी, मीटिंग्स हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ से वजारत खारजा ने भी अपना बयान जारी कर दिया है। और वजारत खारजा ने अपना बयान जारी करते हुए 2-3 चीज़ें बड़ी साफ कर दिया। स्पेशली जो रजब तैयब अर्दगान है उनका जो बयान आया था उस बयान की जहाँ मुखालफत की है और साफ कर दिया है कि भारत अंदरूनी मामलात में किसी भी मुल्क को मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं कर रहा है और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इस वक्त सबसे बड़ा मसला भारत को दरपेश है। जम्मू कश्मीर के हवाले से वजारत खारजा ने इस बात की वजाहत कर दी कि ये एक ऐसा हिस्सा है जो इंटीग्रल पार्ट है, इसके बगैर भारत अधूरा है और इस पर किसी की बात की सालिसी या किसी मुल्क की मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तुर्की की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर कश्मीर को लेकर एक बयान दिया गया था, जिस पर वजारत खारजा ने यह साफ कर दिया है कि बयानबाजियों से बाज रहा जाए और तैयब रजब अर्दगान जो है वो जम्मू कश्मीर के मसले को जिस तरीके से उछालने की कोशिश कर रहे हैं, दरअसल पाकिस्तान की आड़ में पाकिस्तान उसे अपने तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी वजह से वो गलत बयानियों पर लगा हुआ है। और वजारत खारजा ने साफ कर दिया कि इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी बड़ा मामला, जम्मू कश्मीर के मामले पर तीसरे फ्री की सालसी कबूल नहीं और किसी भी कीमत पर कोई ऐसा कदम काबिल कबूल नहीं होगा जो जम्मू कश्मीर को तोड़ने की बात कर रहा हो। ये बात वजारत खारजा की तरफ से सामने रखी गई है। अब चलते हैं जी आगे, बात ज़रा आज के दिन की करते हैं, क्योंकि आज का दिन सूबा कश्मीर के 3 दर्जन से ज़्यादा इलाकों के लिए इंतहाई अहम है। जहां थोड़ी देर में सियासी हम गहमा गहमी आप लाल चौक के आसपास में देखेंगे, वही शहर श्रीनगर के अंदर अभी से 30 घंटों के लिए पानी कटौती का ऐलान जो किया गया था उस पर अमल दरामद हो गया है। 30 घंटों के लिए वाटर शटडाउन का ऐलान एज पर द क्राइटेरिया और जो नोट जारी किया गया था उसके हिसाब से शुरू हो गया है। और जेएसडी की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि तमाम कंज्यूमर्स को, यानी तमाम उन लोगों को जिन्हें आज पानी की सप्लाई नहीं मिलेगी शहर श्रीनगर के अंदर, उन तक पानी पहुंचाने के लिए तमाम तर इक़दामात किए गए हैं और तकरीबन 29 वाटर
वाटर टैंकर जो तकरीबन 9000 लीटर पानी का है वो रेडी मोड में रखा गया है, यानी वो भरकर है ताकि वो शहरी श्रीनगर के इलाकों के अंदर लिया जाए। 22 और 23 फरवरी को ज़रूरी मरम्मत के पेश नज़र पानी मुअत्तल रहेगा और जिन इलाकों के अंदर ये मुअत्तल रहेगा ये शहरी श्रीनगर का लगभग का सारा इलाका है। HMT लाल बाजार तक वो पूरा बेल्ट आज और कल बिना पानी के रहेगा। सीधे अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे, इमरान नाइक को हमारे साथ है। इमरान, जरा अपडेट करें, 3 दर्जे से ज़्यादा इलाके यानी एंटायर सिटी डाउनटाउन जो है वो आज बिना पानी के रहेगा, कल भी बिना पानी के रहेगा। और इस बीच महकमे की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि सप्लाई को मेंटेन रखना और टैंकर्स के जरिए से पानी पहुंचाने के लिए हर मुमकिन कदम उठाया गया है। इमरान, क्या आप तक आवाज आ रही है? मुख्तलिफ इलाकों के अंदर 30 घंटों का जो वाटर शटडाउन था वो आज यानी 22 और 23 तारीख को, और आप कह लीजिए कि ये जो ऑर्डर परसों जारी किया गया था उसके मुताबिक शुरू हो गई है। पानी की कमी कहीं पर महसूस ना हो, इस सिलसिले में पहले से ही जो एडिशनल या इजाफी इकदाम थे वो भी किए गए थे। हवल है, अलमगरी बाजार है, राजौरी कदल है, नवा कदल है, सदरबल है, निगीन, नेहरू पार्क, डल के आसपास के कुछ इलाके, ब्रेन, गुपकार, सोनवार, इंदिरा नगर, शिवपुरा, बटवारा, ये तकरीबन 38 से 40 ऐसे मकामात बनते हैं, ऐसे इलाके हैं जहां पर अगले 24 से 36 घंटों के दरमियान वाटर सप्लाई मुतासिर रहेगी। लेकिन इसका मुतबादिल भी इंतजामिया के मुताबिक उनके पास है और 2 दिन पहले ही बाज़ाब्ता तौर पर इसकी तस्दीक कर दी गई थी। इमरान, मजीद तफसीलात दीजिएगा। ये जो कहा गया कि मुतासरा इलाकों के लिए 29 वाटर टैंकर्स कैपेसिटी जो है वो उस हिसाब से है कि मुनासिब वक्त पर मुनासिब पानी इन इलाकों में पहुंचे, क्या तैयारियां और क्या ये शट डाउन अब जो ऑफिशियली हम कह रहे हैं शुरू हो गया है, हुआ है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से पहले ही जल शक्ति डिपार्टमेंट या PHE डिपार्टमेंट ने बंदिश का ऐलान किया था और कहा था कि 22 और 23 फरवरी 2025 को जरूरी मरम्मती काम और गांधरबल के सिंध पावर कैनाल, HEV ओल्ड गांधरबल और 4 की सफाई के लिए होगी। तो इस सिलसिले में पहले ही हुक्मनामा भी जारी किया गया था और आज 30 घंटे के पानी की बंदिश के पेश नजर जल शक्ति डिपार्टमेंट ने मुतासरा इलाकों के सार्फिन के लिए 2.61 लाख लीटर पानी का जखीरा दस्तियाब रखा है। और बहुत सारे इलाकों से सुबह से कॉल आ रही है कि वहां से पानी जो है वो बंद है, खासकर जो मुतासरा इलाके इनमें जकुरा, गुलाल बाग, आलस्टैंग, शोहामा, बाडूरा, छतरहमा, कुलहमा, नसीम बाग, बोसरा, ये बहुत सारे इलाके श्रीनगर शहर के, इसके अलावा महाराजगंज, जैनब कदल, सदपुरा, बेमना, फिरदौसाबाद वगैरह। और JSD के एक अलहदा ने बताया कि 9000 लीटर की गुंजाइश वाले 15 पानी के टैंकर्स पहले ही मुतासरा इलाकों के लिए दस्तियाब रखे गए हैं और इसके अलावा मजीद 14 पानी के टैंकर्स दूसरे इलाकों से भी लाए गए हैं ताकि लोगों को किसी भी किस्म की दुश्वारी ना हो। और 29 पानी के टैंकरों के जरिए 2.61 लाख लीटर पानी स्टॉक में रखा गया है और हर टैंकर में 9000 लीटर पानी होगा जो आज 30 घंटे के लिए लोगों की जरूरियात को पूरा करेगा। और जिस तरह से क्या हम ये माने इमरान, जिस तरीके से वाटर टैंकर्स के जरिए से पानी पहुंचाने की बात कही जा रही है, दरअसल एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट्स, दीगर अजला से भी ये वाटर टैंकर्स यहाँ पर लाए गए हैं श्रीनगर के अंदर, क्योंकि जब हम देखते हैं तो टोपोग्राफी के वाइज से कहाँ पर पानी नहीं होगा। आप देखिए शोहामा कहाँ पर है और हजरतबल के एरियाज़ कहाँ पर है, फिर यहाँ कोहनखंड डलगेट का एरिया कहाँ पर है और फिर HMT वाला एरिया कहाँ पर है। तो ये एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट से भी लाए गए हैं, क्या ये इस तरीके का अरेंजमेंट किया गया है? जी बिल्कुल, जिस तरह से मैंने कहा कि 2.61 लाख लीटर पानी स्टॉक में रखा गया और हर टैंकर में 9000 लीटर पानी होगा। और ये जो पानी है ये न सिर्फ श्रीनगर बल्कि गांधरबल से भी, और हमारे पास ये भी इतलात है कि बड़गाम के कुछ इलाकों से भी पानी के जो टैंकर्स हैं वो लाए गए हैं। और ताकि सिर्फ ये कोशिश है कि ये जो 30 घंटे की बंदिश होगी इसमें लोगों की जो जरूरियात है उसे पूरा किया जाए और इस सिलसिले में ये जो पानी जो है इसकी जरूरियात को पूरा करने के लिए इतने बड़े मिकदार में 2.61 लाख लीटर, जैसे मैंने कहा कि पानी पहले ही स्टॉक रखा गया और पहले ही इसमें एक हंगामी नोटिस भी जारी किया गया था जिसमें पानी की बंदिश के बारे में लोगों को आगाह किया गया था। और इस सिलसिले में ये भी ओहदेदारों ने कहा है या जल शक्ति डिपार्टमेंट ने कहा कि अगले 30 घंटे के दौरान किसी को परेशानी न हो, तमाम टैंकर तैयार है हालत में ताकि आवाम को आसानी से पानी फराहम किया जाए। लेकिन
फिलहाल किसी इलाके से ऐसी कोई शिकायत नहीं है कि लोगों को पानी की किल्लत हो, क्योंकि जिस तरह से मैंने कहा, एक तो पानी पहले ही दस्तियाब रखा गया है, जखीरा रखा गया है, और दूसरा ये कि अभी बहुत सारे इलाकों में जो है, मैक्सिमम इलाके अभी जो है वहां से पानी अभी मामूल के मुताबिक पाइप्स में चल रहा है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ इमरान ज्वाइन करने के लिए। जिन एरियाज के अंदर पानी सप्लाई मुतासर है वो तो आपको बता दिए हैं, लेकिन अगर मुश्किलात आती भी हैं तो प्रोविंशियल कंट्रोल रूम कायम किया गया है। 30 घंटे के लिए जो लैंडलाइन नंबर्स हैं वो भी ओपन रहेंगे, 019424777207। इसके अलावा दूसरा नंबर 019424522047। और इसके अलावा अगर आप व्हाट्सएप पर भी कॉल करना चाहेंगे, कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश करके प्रोविंशियल कंट्रोल रूम को पानी के हवाले से मजीद मुश्किलात आती हैं तो उन्हें आगाह कर सकते हैं। 9419413914 व्हाट्सएप नंबर और दूसरा 9419413915। ये 4 नंबर्स, 2 लैंडलाइन और 2 व्हाट्सएप नंबर्स जिन पर आप बराह रास्त मुतलका हुकाम से प्रोविंशियल लेवल पर जो कंट्रोल रूम रहेगा 30 घंटों के लिए राब्ता कायम कर सकते हैं। यहाँ से आगे बढ़ेंगे, बात अब ज़रा सयाहों की भी करेंगे और उस अहम तरीन मकामात की जहाँ पर सयाहों की तवज्जो अब अगले 2, 4, 5 महीनों में सबसे ज़्यादा रहेगी। शहर श्रीनगर में जैसे जैसे हम मौसम बहार की तरफ जाएंगे या सरमा की तरफ जाएंगे, गर्मियों की तरफ जाएंगे, तो एक खूबसूरत मकाम बागे गुलेलाला या टुलिप गार्डन श्रीनगर का, जिसको खोलने की तैयारियां आज से ही शुरू की गई हैं और इतलात हैं कि 15 मार्च के बाद किसी भी वक्त खोला जा सकता है, 19-20 मार्च के आसपास। लेकिन साल 2007 से अब तक जिस बाग का खुलना, लोगों का देखना, ये सिलसिला चलता है, लाखों लोग आते हैं, देखते हैं, उस टुलिप गार्डन ने जम्मू कश्मीर में खजाना आमरा को भी बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाया है। इस बात की तस्दीक खुद जम्मू कश्मीर के अंदर मुतलकीन करते हैं, कंसर्न अथॉरिटीज करती हैं, और तकरीबन 1 बरस में या आप साल का 13 से 14 करोड़ रुपए के दरमियान जो बराह रास्त फायदा पहुंचा है, इसकी तस्दीक अथॉरिटीज करते हैं। साल 2007 था जब उस वक्त के वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद साहब थे और यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी वादी कश्मीर आई थी, पहली मरतबा एंट्री उन्होंने ली थी। अब तक आप देखेंगे 23 और 24 में भी सीजन में जब तकरीबन 1 से 1.5 महीना टुलिप गार्डन खुला रहा था पिछले साल, तो कहा गया था कि 4.5 लाख के करीब लोग यहाँ पर आए, जिनमें मकामी और गैर मकामी दोनों शामिल थे। लेकिन तकरीबन 1 साल में 13-14 करोड़ रुपए कमाने का मतलब ये हुआ कि सिर्फ 1 से 1.5 माह के दौरान शायद एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा फ़ायदा फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट को और दीगर मुतलकीन को पहुंचा है। श्रीनगर चलते हैं, सैयद इरफान फाजिल बेशफाक हमारे साथ हैं। इरफान, ये फ्लावर माइन इसे कहा जा रहा है क्या? जबकि जनाब जिस तरीके से गोल्ड माइन हुआ करती है, सिल्वर माइनें हुआ करती है, और जम्मू कश्मीर के लिए ये फ्लावर माइन है, और जिस तरीके से डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर कमर कसता है, पूरे साल तैयारी करता है, उसका सिर्फ ये 10 से 12 दिनों के अंदर जब ये नज़ारा देखने को मिलता है तो पूरा पैसा वसूल होता है। अब की बार क्या तैयारियां हैं और किस तरीके के अरेंजमेंट्स हैं यहाँ पर? गौर साहब, जहां तक ट्यूलिप गार्डन और बागे गुलेलाला को लेकर मैं बात करूंगा, रियलिटी में अगर मैं बात करूं तो सच में ये गोल्ड माइन है फॉर जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट, क्योंकि जिसने तकरीबन 14 करोड़ रुपए जो है रेवेन्यू 1 साल में कमाया। मुझे याद है साल 2007 को लेकर जिन दिनों जी हाँ गुलाम नबी आजाद साहब जो चीफ मिनिस्टर थे, उस वक्त इस गार्डन की इनॉग्रेशन हुई थी और यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी ने पहला टिकट अपने जेब से खरीदा था 50 रुपए का, और बाद में गार्डन की उन्होंने एंट्री की और गार्डन की ओर चले गए। और यही देखते देखते आप देख लीजिए तकरीबन आज जब हम 1.7 मिलियन शॉवर ब्लॉसम्स की बात करते हैं या मिलियन फ्लावर्स की बात करते हैं, जिसमें 73 वेराइटीज है ट्यूलिप को लेकर, जिसमें मैकोंगा डेफोडिल्स के साथ हिचनेट्स या अदर स्प्रिंग ब्लूम्स जो अट्रैक्ट करती है लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल टूरिस्ट को। और ये एक हिस्ट्री बन चुकी है, एक पहचान बन चुकी है। इन बिटवीन अगर मैं बात करूं, इस गेटवे ऑफ टूरिज्म के साथ साथ ये पूरा अक्रॉस ग्लोब कनेक्ट करती है, जिसके साथ साथ नेचुरल ब्यूटी तो है, मगर दूसरे साइड से ट्रांसपोर्टेशन के मामला, होटलियर्स को लेकर या इंक्लूडिंग जो भी हैंडीक्राफ्ट के साथ जो वेंडर्स है, उनका रोजगार भी इससे काफी बढ़ रहा है। क्योंकि आप यकीन माने, अभी तो फरवरी का माह है, मार्च के माह में ये गार्डन खुल जाता है और इसकी लाइफ सिर्फ 20 दिन होती है, यानी 20 डेज तक ये ब्लूम रहता है। मगर इस 20 डेज में जो रेवेन्यू
4 से मैं कहूंगा कि तकरीबन 2-2.5 करोड़ था, यही जी हाँ तकरीबन 14 करोड़ रुपए पे पहुंच चुका है। यानी इट्स ए ह्यूज मैं कहूंगा डेवलपमेंट। और दूसरी बात यह है कि तैयारियां जोरों शोरों से रहती है हर साल की तरह, जो कि फ्लोरिकल्चर महकमा है, जो माली लोग होते हैं, वो 8-9 महीने मुकम्मल तौर पर इस गार्डन को मेंटेन करते हैं, फिर से दोबारा से डिगिंग होती है, बड्स बनाते हैं, कई सारी चीजें। यानी इसके साथ साथ साफ सफाई का मामला, और सबकी निगाहें, सबकी नजरें इस ट्यूलिप पर होती है जो कि जफरवन के दामन में है। अब देखने वाली बात है कि इस बारी ये भी बताया जा रहा है कि कुछ कल्चर शोज वहां होने जा रहे हैं जो कल्चर को रिप्रेजेंट करेंगे। सूफी गायकी वगैरह भी होती है जैसे हर साल वहां रहती है। गाड़ियों के साथ जो है इल्यूमिनेशन लाइटिंग जो है उसको एक्सटेंड किया गया है। या जो थर्ड बेल्ट है चेरी गार्डन, या इसके साथ साथ जो अपर पोर्शन ऑफ द गार्डन है उसमें कुछ और मेजर डेवलपमेंट्स हुई है। कैनल के साथ साथ जो है गार्डन की और खूबसूरती लाइटिंग को लेकर सजाई गई है। यानी आए रोज जो है हर साल फ्लोरिकल्चर कोशिश करता है। मगर एक इंपॉर्टेंट बात मैं बोलना चाहूंगा, वो है पार्किंग को लेकर, क्योंकि हमने अक्सर बेशतर देखा है जो गाड़ियां डलगेट से या निशात से आती है उसके बाद एक ही वहां पार्किंग है जो है बॉटनिकल गार्डन के पास, जहां पर आपकी वो बड़ी दिक्कत है वहां पर। बिल्कुल एक बहुत वीवीआईपी मोमेंट भी रहती है, और इस बीच पार्किंग का एक बड़ा जाम वहां देखने को इस बार बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी सड़कें छोटी हो गई हैं और वो पूरा बेल्ट जो है बाग गुलाल के आसपास वाला बेल्ट है वो काफ़ी हाई पर जाम रहता है। और कैसे इसको मेंटेन किया जाएगा, क्या प्लानिंग होगी, इसका हमें भी इंतजार रहेगा। फटाफट से आप अपनी कॉल्स करना शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले ज़रा आपको बताते चले कि महकमा तालीम की तरफ से एक बड़ा हुक्मनामा जारी कर दिया गया है, और महकमा तालीम के अंदर निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए नाज़्म तालीम कश्मीर की तरफ से एक और बड़ी पहल कर दी गई है। और उन तमाम असातिज़ा, तदरीसी और गैर तदरीसी अमले को जो एजुकेशन के बाहर काम करते थे या किसी जगह पर अटैच किया रखे गए थे, उनकी डिटैचमेंट के ऑर्डर्स पूरी तौर जारी कर दिए गए हैं। और तमाम स्टाफ को यह साफ कर दिया गया है कि वो अपने असल जगह पर वापस जाए जहां पर उनकी पोस्टिंग्स है। नॉन टीचिंग स्टाफ जो आउटसाइड पेरेंट डिपार्टमेंट है उन्हें भी साफ कर दिया गया कि वो वापस अपनी पोस्टिंग्स पर आए। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने तमाम सीईओ से ये साफ कर दिया है कि सीईओ हजरात जो है वो इस हुक्मनामे पर सख्ती के साथ अमल पैरा हो। न सिर्फ सीईओ चीफ एजुकेशन अफसर को ये कह दिया गया कि तमाम डिटैचमेंट ऑर्डर्स को कैंसिल किया जाए, अटैचमेंट ऑर्डर्स को डिटैच किया जाए। और उसके साथ साथ ये भी डीडीओ जो है, जो ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग अथॉरिटीज़ है, जो तनख्वाहें निकालते हैं, उन्हें भी ये साफ कर दिया गया है कि इस ऑर्डर की वायलेशन में अगर किसी भी शख्स की तनख्वाह निकाली गई तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी उसके खिलाफ शुरू की जाएगी। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन सूबा कश्मीर की तरफ से तमाम स्टाफ को हुक्मनामा जारी कर दिया गया है कि हुक्म जारी कर दिया गया कि फौरी तौर पर वो अपने अपने उन पेरेंट डिपार्टमेंट के अंदर ज्वाइनिंग करें, और अगर वो ये करने में नाकाम हुए तो उनके खिलाफ भी ताज़ीबी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ये साफ कर दिया गया है कि ओरिजिनल पोस्टिंग जो 12 दिसंबर सन 2021 और 1 जुलाई सन 2024 के दरमियान हुई थी, उन ही जगहों पर उन्हें वापस जाना होगा। यानी जो भी अटैचमेंट्स थी, बैरूनी डिपार्टमेंट गए थे, कुछ लोग डेप्यूटेशंस पर थे, कुछ कहीं थे, सब चीज़ें कलअदम करके वापस निज़ाम पर आने और निज़ाम को दुरुस्त करने की कोशिश में डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन का ये हुक्मनामा अक्कासी कर रहा है। इसमें लापरवाही डीडीओज और चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स की भी सामने आई है। पिछले हुक्मनामे दिसंबर या जुलाई के आसपास और बार बार याद दिलाया गया कि ये टीचर्स हैं जिनको सिर्फ सरकारी महकमे की जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वहां पर काम करना है, खिदमत वहां अंजाम देनी है, लेकिन बाकी डिपार्टमेंट्स में उन पुराने ऑर्डर्स को बालाए ताक रखकर इनको सर्विसेज कंटिन्यू करने का मौका दिया गया। सैलरीज रोकने के लिए कहा गया था, फिर भी डीडीओज की तरफ से उनकी सैलरी छोड़ी गई। और दूसरी तरफ चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स पर भी जिम्मेदारी कि उनकी नॉन सीरियसनेस ये देख लीजिएगा। हुकूमत भी बनी, उससे पहले भी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते रहे, लेकिन ये जो नॉन टीचिंग स्टाफ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का उसमें और जो असातिज़ा या बाकी लोग काम करते थे एजुकेशन डिपार्टमेंट में, उनमें वाज़ेह फ़र्क करने में ये सीईओज भी नाकाम हुए। और आज फिर से याद दिलाया गया बाज़ाब्ता तौर पर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के कश्मीर के डायरेक्टर जी नीतू साहब की तरफ से। चलिए आगे बढ़ते हैं, खबरों पर ब्रेक लगाते हैं और कॉलर्स की तरफ चलेंगे। बहुत कम वक्त है, कॉल करना आप शुरू करें। फर्स्ट कॉलर लाइन पर हमारे साथ हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इशफाक साहब, मैं डेलगेट आबी विश्वारा से बोल रहा हूँ, अपोजिट घाट नंबर 1 जिसको प्रेडिस्टेन माल रोड कहते हैं। मैं एक गेस्ट हाउस रन करता हूँ यहाँ पे,
जिसमें मैं पानी का भी मुझे कमर्शियल टैक्स देना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी का भी मुझे हायर यूनिट 6 रुपए के हिसाब से मुझे देने पड़ते हैं। और यहाँ पे काफी सारे घरों ने यहाँ पे गेस्ट हाउस खोल दिए हैं और वो कमरे 600-500 में कस्टमर को दे रहे हैं, जबकि उनके पास ना कोई रजिस्ट्रेशन है, ना उनको जो पावर का टेरिफ है वो भी डोमेस्टिक दे रहे हैं, वो 2 रुपए के यूनिट के हिसाब से, वाटर टैक्स भी वो बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, और ये क्या बोलते हैं उसको म्युनिसिपलिटी टैक्स भी वो नहीं दे रहे हैं। तो वो 500-600 रुपए में कमरे भर रहे हैं, जबकि मेरा रोजी रोटी बहुत बड़ा अयाल है, मेरा पूरा इसी पे इन्हिसार है। तो ये डिपार्टमेंट टूरिज्म या ये जो क्या बोलते हैं इसको इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, ये इनको वो डोमेस्टिक लाइनें लगी है और ये हमारे रोजी को मार करते हैं। तो प्लीज मैं आपके वसादत से टूरिज्म डिपार्टमेंट और ये टीआरसी का जो हमारा पावर डिसिटेशन है, इनको इस्तदा करता हूं कि एक बार इस इलाके में आइए और अब चेक कर लीजिए। हम हर एक टैक्स देते हैं तो हमारे पास कस्टमर नहीं आता। जब कस्टमर को 600-500 में कमरा मिलता है तो हमारे पास, हमको तो देना है टैक्स, हम तो 1000 से कम नहीं दे पाएंगे उसको, तो हमारा गेस्ट हाउस खाली रहता बहुत है। शुक्रिया। मुझे बड़ा इंपॉर्टेंट इशू ये है कि अगर विदाउट रजिस्ट्रेशन चल रहा है तो ये कानूनन जुर्म है। ज़रूरत हमारे पास है कि बहुत सारी एकोमोडेशंस हो, लेकिन डिपार्टमेंट की और अपनी तवज्जो मबजूल करवाई है। मुझे उम्मीद है कि डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़म और फिर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां जो है वो इसकी ओर तवज्जो देंगे, और स्पेशली पावर डिपार्टमेंट जहां पर हाहाकार है, ये एक बुनियादी मामला है जिसकी ओर आपने तवज्जो दिलाई है। एक और कॉलर हमारे पास है जी। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बाग महताब पे अहनज बाग महताब मुछवा मेन रिक्वेस्ट तह, अगर केबल या मीटर स्मार्ट मीटर लगे गवर्नमेंट बस मानित, मगर स्मार्ट मीटर सत अगर हम केबल त्राए अम क्या थे आम लाइन तिल चालू, पे अगर कह आम लाइन पे इस्तेमाल करान तमिस रात क्युत बार फुटरावान दार फुटरावान ईतिस कालस तमिस जुर्मान कर यह गवर्नमेंट गलती कि आम लुकन हज गलती। तो उसका बिल्कुल सही कि अगर केबलिंग गई कंप्लीट तो यस प्रन तार यथ हुकिंग बड़ा आसानी सान गसान सो क्या वन तती क्या मौके दिन ये लीकेज ये लगातार शिकायत वारियो इलाकों पे ओतर पे आम, और मे उम्मीद कि KBDCL के जिम्मेदार मैनेजिंग डायरेक्टर सब तम बड़ कोहनुमा तम चीज़न बड़ पर्सनली मॉनिटर करान। लेट अस होप सो कि उन तक ये आवाज़ जाए और वो इस मामले को देखें कि ये केबलिंग जहाँ जहाँ कंप्लीट हुई तो पुरानी वायर निकाल दीजिए वहाँ से, ताकि हुकिंग का मामला ख़त्म हो, सिस्टम सही तरीके से चले और किसी को भी शिकायत का इस तरीके का मौका ना मिले। बहुत बहुत शुक्रिया बहन कॉल करने के लिए। एक और कॉलर हमारे साथ है जी। हेलो हेलो जी, मैं अमानुल्लाह खान चांदपुरा से बोल रहा हूँ। जी अमान साहब बताएं। हमारा यहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है चांदपुरा में, उसका अपग्रेडेशन का प्रपोजल 5 साल से पेंडिंग है हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में। वो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डिक्लेयर होना था, उसमें बिल्डिंग तैयार है, इंफ्रास्ट्रक्चर की थोड़ी बहुत जरूरत है और स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की, लेकिन अभी तक 5 साल से वो, हमने मिनिस्टर साहब को भी रिक्वेस्ट की, MLA साहब को भी, लेकिन अभी तक वो ये था ऑर्डर नहीं हो रहा है अपग्रेडेशन का सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चांदपुरा। बिल्कुल, वो बिल्डिंग बड़ी ज़बरदस्त बनी है, कोविड में भी उसने एक बड़ा रोल वहाँ प्ले किया उस पूरे इलाके के अंदर, और अगर वो सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बनता है तो श्रीनगर की और जितना भी रश है वो थोड़ा सा और घट जाएगा, और बहुत सारे लोगों को जो पेरिफेरीज के अंदर रह रहे हैं उन्हें काफ़ी राहत यहाँ पर मिल सकती है। आपने बात रखी है, मुझे उम्मीद है कि आपके मज़कूरा MLA साहब भी और दीगर लोग भी जो जिम्मेदारान हैं वो इस ज़रूर मामले को देखेंगे, और बजट भी आगे है, एक प्लानिंग करके इस पर पैसा दे ताकि इसको अपग्रेड किया जाए, न सिर्फ कागजों में बल्कि ज़मीनी सतह पर इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो। एक और कॉलर हमारे साथ। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जनाब फयाज जी फयाज साहब। गवर साहब वो डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन का ऑर्डर कोर्मुत ऑर्डर कोर्मुत डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन कि तुम करू तुम पानी वापस पन्न जाए। अहनज हेलो जी अहनज वन्यू वन्यू मगर ऑर्डर तम दाय लट टीचर टीचर काम कर बाकी दफ्तरन मज जून पे मगर वुक तम गई ना अत पे अमल अत तो जड़ो पे जिम्मेदार अति थवान
सर्टिफिकेट से दिवान डायरेक्टरेट दबान अच्छा तुलिए मगर तुम तुमने जायन वापस। चलो इंशाल्लाह आज करो उम्मीद कि यतु सब नाज़िम तलीम और तिम यतन ती बीट तिमो जानफिशानी सान हमेशा काम कर्म योस ये शिकायत कर यह गस बेन लेट अस होप सो कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन इसको सख्ती के साथ इम्प्लीमेंट करवाएं और एक मिसाल कायम करे कि ऑर्डर सरकार का सरकारी हुक्मनामा होता है और ये इम्प्लीमेंट भी होता है सबके लिए। लेट अस होप सो डैट। एक और कॉलर हमारे साथ है जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी फयाज अहमद श्रीनगर से। जी फयाज साहब। इशफाक साहब गुजारिश मे ज्यादा टाइम पे गुजारिश तो पाचो ट्रैफिक तुम कमांदीन कह दो सो ड्राइव चले या ऑपरेशन गई तुम चलो ठीक सोरे गो ठीक असल चालान गई वाला गई सोरे गो ठीक वन बच्चे सर या बाकी बिजनेस जरूरी स्कूटर या गाड़ी नीन कुछ जाए ठीक अप्लाई करान बस यूत अच्छा लाइसेंस खतर ज्यादा से ज्यादा पे लर्नर्स पे रेत 6 रेत गसान 7 रेत स्लॉट यल ग स्लॉट सिर्फ स्लॉट यल ग स्लॉट यल ग मे वन तो वन अच्छा नेरुन तेल गे थवन वन यमो व्हीकल तेल तिम कार तह कर कहें बच्चे पर्न कहें बस वन ठीक मैच्योर ड्राइविंग लायक बस वन पर्सनली मे कोर्मुत बचस पन्निस अप्लाई आज गई 4 रेत स्लॉट यल ग स्लॉट यल ग स्लॉट यल ग कहें कह चीज बस ये रिक्वेस्ट ये बात तो ब्रो पान सड़ा शुक्रिया कॉल कर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर तुल तो ये लाइसेंस और ये शिकायतें सिर्फ श्रीनगर से नहीं है बल्कि एंटायर यूनियन टेरिटरी से कि जब स्लॉट बुक करना चाहते हैं तो स्लॉट मिलता नहीं है तो अब करें क्या। दूसरी तरफ से ट्रैफिक अमला भी बड़ा मुतहरिक है, वो कह रहे हैं जनाब बिना लाइसेंस के हम चलने नहीं देंगे। वालिदैन परेशान है कि जनाब ट्रैफिक मैनेजमेंट हमारा इतना नहीं है कि टाइम पर आ जा सके बच्चे, इसलिए हम ये कर रहे हैं। तो इस बीच सबकी जिम्मेदारी, सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी जो है वो RTO साहब की है, चाहे वो जम्मू के अंदर है, कश्मीर के अंदर है, कि वो इस तरीके का निज़ाम बनाए कि स्लॉट्स अवेलेबल रहे और लोग जाकर ट्राई दे सके, चाहे पास हो फेल हो, डेट इज सेकेंडरी क्वेश्चन। फिर एक और कॉलर हमारे साथ है जी। हेलो 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 जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। इशफाक भाई इम्तियाज फारूकी अर्ज कर रहा हूँ। जी फारूकी साहब। जनाब आज एक बात करनी थी आपसे। 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ आपकी जो न्यूज़ चैनल्स पे या बाकी भी जो जितने भी सोशल मीडिया है, जो हमारी म्यूनसिपलिटी है, इनका जो फूड वाला डिपार्टमेंट है वो थोड़ा जाग गया है। मतलब वो जो कुंभकर्ण की थी वो उसमें से निकल के मार्केट में घूम रहे हैं। वेरी गुड अप्रिशिएटेड। समझाते हैं कैसे करना है, हाइजीन कैसे रहना है, सफाई कैसे करनी है, सब कुछ, हर कोई चीज। बट अब मेरा मेन जो मकसद है मैं बताऊंगा आपको, जो मार्केट में हमारे पास वो होता है ना पैकेट फूड, क्या उसकी कोई गारंटी है? क्या ऑथराइज कोई है? ये कौन सा मटन है, ये साफ है, सही है, हलाल है, जटका है, क्या डिपार्टमेंट ने कभी इस पे बात की है? मैं आपके थ्रू गुजारिश करता हूं उन बंदों की जो ऑफिसर थे बहुत अच्छे ऑफिसर है, प्लीज और प्लीज और प्लीज गुजारिश है इस पे जरा बात कीजिए और देखिए ये जो पैकेट फूड आता है ये सही है या गलत है। चलिए बहुत शुक्रिया जी। इससे पहले कि मैं एक लास्ट कॉल की ओर आ जाऊँ जी, नाज़िम तालीम डॉक्टर जी यतू साहब का रिस्पॉन्स भी साथ साथ आया है, जिनने अभी कॉलर देखा था कि जनाब आज से पहले भी इस तरीके के ऑर्डर्स आए हैं, फिर ये ट्रैक नहीं होता है। तो इंश्योर किया गया कि डिटैचमेंट ऑर्डर जितने भी हैं वो निकलेंगे। जो डिटैचमेंट ऑर्डर आया है ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा और मल्टी लेवल मॉनिटरिंग इसकी की गई है, जहाँ ट्रेजरी पर एक मॉनिटरिंग है, दूसरा स्क्वाड्स बनाए गए हैं, तीसरा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी मॉनिटरिंग टीमें बनाई गई और अब की बार ये इंश्योर किया गया है कि डिटैच हो जाए, जिसकी ड्यूटी जहां पर है वो वहीं पर जाए, चाहे VIP हो या नॉन VIP हो। ये इंश्योर किया गया है जी और उम्मीद है कि बात के बड़े पक्के हैं डायरेक्टर साहब, तो यहाँ पर ज़रा इम्प्लीमेंटेशन और एक नज़ीर पेश करें। लास्ट कॉल ले लेते हैं जी प्रोग्राम के। हेलो चलिए जी, प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर इख्तिताम पजीर हुआ भी चलता है। आसिफ रशीद और मुझे आप देंगे इजाज़त इस उम्मीद के साथ कि वफा ज़िंदगी ने की तो कल सुबह 8:35 पर दोबारा आपके सामने हाजिर खिदमत रहेंगे। प्रोग्राम सलाम जे के लेकर खबर, तजिया और तबसरा भी होगा, आपकी आवाज़ को भी शामिल प्रोग्राम करेंगे। लेकिन गुलिस्तान न्यूज़ पर फ़िलहाल हमें देंगे आप इजाज़त। छोटे से वक्फे के बाद हिंदी में एक और ताज़ा खबरनामा।